हेलो फ्रेंड्स, मैं तुत गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 3 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 3 का पेपर। बिल्कुल एग्जाम में प्रोसेस सोल्व करेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है, उसी तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक आपका 4 से 5 दिन और बचे हैं, तो उसमें बस आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व करना है। ठीक है, अब अलग से आपको कुछ अलग मत पढ़ना, कुछ नया मत पढ़ना। जो कुछ पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना है। सभी सब्जेक्ट में यही करना है। अब नया मत पढ़ना। आप जितना ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ सकते हो करंट अफेयर पढ़ लो, और जो जितने भी ये प्रीवियस ईयर के सवाल में करवा रहा हूँ उनको एक बार देख लो, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे अपने टाइम में क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक लगा के सोल्व करनी है। वो तरीका आप यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको डीआई का दे रखा है। बोला है, देखो A1 और A2 में बोल रखा है कि A1 बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय ऑल द 5 कंपनीज। इनका आपको डिफरेंस बताना है जो A1 होगा, फिर A2 निकाल दो और A2 डिवाइडेड बाई A1 करना है। तो देखो डिफरेंस बोलना है दोनों का, तो यहाँ से टोटल निकाल लो। तो 7 और 4 11, 11 और 12, तो 12 और 14 19, 19 और 20 2 22, तो ये हो गया 2200। और यहाँ से इनको जोड़ दो तो 5 3 8 2 10 6 16, 16 और 6 22, तो 2250 हो गया। इनका डिफरेंस कितने का है? 50 का है। तो ये तो हो गया A1। A2 निकालना है तो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाई कंपनी DFH, डी और F और H का तीनों का एवरेज निकालना। देखो टोटल तो कितना हो गया, 4 और 2 6 7, 7 और 3 10, 10 डिवाइडेड बाई DE, सॉरी यहाँ पे बोला है DFH का, DF और H का। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 1500 हो गया। 1500 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 500 हो गया। तो A2 का मान कितना हो गया? 500। पूछा क्या है आपसे? A2 डिवाइडेड बाई A1 पूछा है, यानी 500 डिवाइडेड बाई 50। तो ये हो गया आपके पास 10। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बोला है कि 10x की वैल्यू दे दिया और sin x पूछा है, तो कुछ नहीं करना। यहाँ से 10x दे रखा है तो 10 डिवाइडेड बाई 17 ये हो गया 10x। और यहाँ से sin x पूछा है, यानी यहाँ पे आपको करंट निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा। तो वो क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 100 जो ऐड कर देंगे, तो यहाँ से बन जाएगा 389 का रूट। तो sin x चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? 10/3 रूट 389 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 389 का रूट। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड है 12 सेंटीमीटर है, और बोला है इन सर्किल की रेडियस आपको बताना है। तो इन सर्किल की रेडियस क्या होती है हमेशा याद रखना, इसकी रेडियस होती है साइड अपॉन 2√3। तो साइड अपॉन 2√3 करेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाई 2√3 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 × 3 है, ये √3 से ये √3 इस तरीके से बन जाएगा, 2√3 हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको ये पूछ ले कि सर्कम सर्किल का जो यहाँ से जो बाहर सर्किल बनेगा इसकी रेडियस पूछ लिया अगर, तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी ना, वो इसका फॉर्मूला होगा साइड अपॉन √3। तो ये 2 पॉइंट बनते हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में इस टाइप का। तो ये भी पूछ सकता है कभी। एवरेज का देखो, यहाँ से मैं थोड़ा प्रोसेस से बताता हूँ, डायरेक्ट बिना पेन लगाए करना है इस सवाल को। बोला है 6 लड़कियों की एक कक्षा का एवरेज, कक्षा की एक जो कक्षा है उनकी एवरेज आयु है वो x वर्ष है। अगर उसमें x-2, x+4, x+8 और x+10 आयु वाली 4 लड़कियां शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा में नई औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले तो ये देखो 6 लड़कियों का जो एवरेज दे रखा है वो x दे रखा है, उसमें कितनी लड़कियां ऐड हुई है? 4 लड़कियां हुई है। तो आप तो बस ये देख लो कि इसमें कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा लेके आई है वो। तो यहाँ से देखो x से 2 कम लेके आई है, ये x से 4 ज़्यादा लेके आई है, ये x+8 है, ये x+10 है। ओवरऑल देख लो कितना इफेक्ट होगा, यहाँ से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो देखो यहाँ से 8 और 4 12 और 10 22, 22 माइनस 2 करेंगे यानी 20। तो ये 20 एज है ना, ये ज़्यादा लेके आई है इस अक्ष से। तो ये 20 ज़्यादा लेके आई ना, तो ये 20 क्या होगा? सभी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा सब में। तो ये 20 को इक्वली, 6 तो पहले थी, अब 4 और बढ़ गई, यहाँ 10 हो गई। तो 10 में इन 20 को डिवाइड कर दो तो प्रत्येक हिस्से में कितना आएगा? 2 2 और बढ़ जाएंगे, यानी पहले एज x थी ना, तो अब कितनी हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ से DEF लास्ट क्लास में भी आया था। DEF है वो M और N क्रमशः DE और F भुजाओं पर स्थित बिंदु हैं। तो ये इस तरीके से ट्राइंगल है DEF, ये सिमिलरिटी का सवाल है। तो यहाँ से ये M है और ये N है। बोला है MN EF के पैरेलल हैं, तो MN है वो EF के पैरेलल है। MN और EF का रेशियो दे रखा है 2:5। देखो ये 2 है तो ये 5 है।
और डी की लेंथ आपको दे रखी है, टोटल डी की लेंथ दे रखी है और एम की लेंथ पूछी है। तो सिमिलरिटी आपको लगा देंगे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ये रेशियो दे दिया ना 2:5 है, तो इनके साइड का रेशियो ये 2 होगा और ये टोटल, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर कौन से होंगे, ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो छोटे वाले की साइड डिवाइडेड बाई बड़ी वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि साइड का रेशियो तो इक्वल होगा। तो ये 2 होगा ना, ये कंप्लीट 5 होगा। इस तरीके से जो सिमिलरिटी लगाएंगे ना अपन, तो डी एम एन ये सिमिलर हो जाएंगे डी ई एफ के। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा ना साइड का, वो बन जाएगा डी एम डिवाइडेड बाई डी ई, ये इक्वल होगा डी एन डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई ई एफ। तो ये रेशियो आपको दे रखा है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो डीएम यहाँ से दे दिया ना, इनका रेशियो भी इक्वल ही होगा, डीएम और डीई का रेशियो भी सेम ही होगा, 2:5 ही होगा। और डी आपको दे रखा है, टोटल डी दे रखा है, देखो डी दे रखा है ना, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। 5 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। पूछा क्या है आपसे, एम ई पूछा है, देखो ये वाली स्लाइड पूछी है एम ए, तो ये टोटल 5 है ना, ये 2 है, तो ये बची कितनी, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो कि डीएम निकाल, यहाँ से डीएम तो दे ही रखा है 2 है, और डी आपको निकालना है, ये डी निकालना है, सॉरी यहाँ से डी दे रखा है। ठीक है, तो रेशियो तो वो सेम करना पड़ेगा फिर आपको। तो डी आपको निकालना है और डीएम का रेशियो और डी का रेशियो होगा वो 2:3 होगा इज इक्वल टू, और यहाँ से डी की वही सेम कर दीजिए आप, तो 3 यूनिट की, यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू होगी ना टोटल, ये टोटल 5 होगी, ये 5 होगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो और यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें क्या है, कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो रेशियो निकालना पड़ेगा फिर से। तो इससे अच्छा है ये तरीका लगा दो आप। 2 सिमिलर सर्किल हैं जो एक दूसरे को बाह्य बिंदु जेड पर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। अक्स वाई एक कॉमन टेंजेंट है जो सर्किल को अक्स और वाई पर स्पर्श करती हैं। अक्स वाई जेड का मान क्या होगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे अक्स वाई जेड नहीं देना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था अक्स जेड वाई क्या होगा, अक्स जेड वाई क्या होगा, या फिर बोल देता वाई जेड अक्स क्या होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से कि 2 सर्किल होते हैं ना, 2 सर्किल होंगे, जैसे मैं एग्जैक्ट बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से देखो 2 सर्किल होंगे यहाँ से, और एक सर्किल और बना दे, तो ये दोनों टच करते हैं और इक्वल रेडियस के दे रखे हैं, और इनकी कॉमन टेंजेंट है वो है अक्स वाई, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स वाई हो गया, तो ये एक्स पे टच कर रहा है, ये वाई पे टच कर रहा है, और यहाँ पे दोनों जेड पे टच करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, इनका बनेगा ये, इस जेड पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ना कि इस वाई पे, इस वाई पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। तो इसे पूछना था अक्स जेड वाई क्या होगा, या फिर बोल देता वाई जेड अक्स क्यों होगा, वो क्या होगा, क्यों होगा वो बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ से इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, रेडियस द्वारा टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 होगा। ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो ये भी क्या होगा, टोटल 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 90 है, अगर इनको मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, ये 90 हो गया। तो देखो अगर ये 90 है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो 2 रेडियस देखो दोनों साइड बराबर हैं, यानी ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा। इसी तरीके से ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का बनता है, जिसमें से 45 और 45 90 तो हो गए, तो बाकी का बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ से एफ के वेतन का एच के वेतन से अनुपात बताना है, एफ और एच के रेशियो बताना है। देखो एफ में कितना है 400 है और एच में कितना है 500 है, तो रेशियो हो गया 4:5। देखते हैं आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये बोला है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब यहाँ से कंपेयर करोगे ना आप, तो आपको देखो यहाँ से क्या पता चल गया कि सी की जगह क्या लिखा हुआ है 2c लिखा हुआ है, तो बस इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस पूरी की पूरी वैल्यू है, यहाँ से सी की जगह क्या रख दिया इसने 2c रख दिया, बाकी का सेम है, तो सी की जगह यहाँ पे 2c कर दो और सी की जगह यहाँ पे 2c कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 3 इंटू 2 कर दोगे तो 6abc, ये होगा। इसमें 3-4 फॉर्मूले बनते हैं, वो आपको याद रखना है, इसमें 100% है, एक सवाल बनता है। एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तो इक्वल ही रहेगा देखो सभी का,
बार बार क्यों लिखे इसको। तो ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, ये a प्लस बी तो बाहर ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला आपके पास ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाता है। और एक फॉर्मूला और बनता है इसमें a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये 4 फॉर्मूले है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा आपका, इनमें से कोई सी भी चीज दे देगा, आपको लगाना है, आपको देखना है कि कौन सी चीज दे रखा है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया, a प्लस बी प्लस सी दे दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ से a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस अगर निकाल सकते हो, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो आपको बताना है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब पूरा तो सोल्व नहीं करोगे, आप क्या कर दोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना, और जो दे रखा होगा ना डाटा, वो बहुत बड़ा दे रखा होगा। जैसे मैं बोल दूँ 507 है, ये 508 है, ये 510 है, अब इसका क्यूब कैसे करोगे, इसमें क्यूब तो नहीं कर सकते, तो फिर फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। और अभी सीजीएल में भी आया था ये सवाल। नेक्स्ट देखो यहाँ से टाइम एंड वर्क का है कि अक्स अकेले एक काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को अक्स द्वारा लिए गए समय का आधा समय में कर सकता है। देखो अक्स तो है 18 दिन में कंप्लीट करेगा, तो वाई इसके आधे टाइम में यानी 9 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर पाएंगे। तो देखो यहाँ से आप एलसीएम लेके सोल्व कर दो, एलसीएम टोटल वर्क हो गया ये, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 यूनिट का काम करेंगे, और ये एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, एक्स प्लस वाई काम करेंगे, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट का काम करेंगे। तो एक दिन में 3 यूनिट का काम हुआ कितने में से, 18 में से, तो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी 1/6 पार्ट कंप्लीट हो गया एक दिन में, तो इतना हिस्सा कंप्लीट करेंगे। या फिर आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो कि एक्स है ये 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वाई है ये 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो एक्स प्लस वाई है ना, ये टोटल काम दोनों मिलकर 18 इंटू 9 ये निकालो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9 कर दो, तो ये 27, तो 9 तिया 27, 3 6 18। तो एक दिन में ये एक्स प्लस वाई है वो 6 दिनों में कंप्लीट कर देंगे इस कंप्लीट काम को। तो एक दिन में कितना काम करेंगे उस काम का, 1/6 हिस्सा ही काम करेंगे, तभी 6 दिन में कंप्लीट होगा। तो 1/6 हो गया इसका आंसर। तरीके बहुत सारे हैं, बेसिक से करोगे तब भी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखो ट्रिग्नोमेट्रीज है, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा ये दे रखा है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो फिर सबसे पहले। तो 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई कोस माइनस 1 अपॉन कोस ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस कोस डिवाइडेड बाई साइन प्लस 1 अपॉन साइन। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर दो, तो ये बन जाएगा साइन प्लस कोस माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस, और ये बनेगा आपके पास साइन प्लस, यहाँ से कोस बना ना, कोस प्लस साइन। देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास एलसीएम लेते ही कोस प्लस साइन माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस, और ये बनेगा साइन प्लस कोस प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन। अब यहाँ से देखो ये टर्म बन गई क्या आपके पास अलग से, ये साइन कोस प्लस साइन माइनस 1 है, ये साइन प्लस कोस प्लस 1 है, a प्लस बी, a माइनस बी तो है, ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी, ये a प्लस बी। फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई साइन इंटू कोस तो नीचे है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन कोस, 1 से 1 कट गया, 2 साइन कोस डिवाइडेड बाई साइन कोस है, साइन कोस से साइन कोस कट गया, आंसर आ गया 2। ये तो हो गया पूरा बेसिक तरीका। अगर आपको एग्जाम में करना है इसी सवाल को आपको क्या कर दो, यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, डायरेक्ट पुटिंग मेथड लगा दो, आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी ना वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो 45 पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस √2 बनेगा, और ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस √2 बनेगा, तो ये बन गया 2 माइनस √2, और ये बन गया 2 प्लस √2। a प्लस बी, a माइनस बी है तो 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया इसका आंसर। तो ये तरीका लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो 2 सर्किल हैं जिनकी सरकमफ्रेंस दे रखी है 77 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर, उनके बीच में रेडियस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये 2 पाई r की वैल्यू है, ये 2 पाई r2, ये जैसे r1 हो गया, ये 2 पाई r2 की वैल्यू हो गई। दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो, वो r1 माइनस r2 आ जाएगा वैसे इनका डिफरेंस में। तो देखो 154 माइनस 77 कर दोगे तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 77 ही होगा, डिवाइडेड बाई ये 2 पाई कॉमन आएगा वो, और r1 माइनस r2 तो डिफरेंस होगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 22/7।
तो सोल्व करेंगे, 2 से देखो 11 से डिवाइड कर दो 2 और ये 7, 49 डिवाइडेड बाई 4 बन गया। 49 डिवाइडेड बाई 4 को क्या ले सकते हैं 12.25। नेक्स्ट देखो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का है कि एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% का लॉस होता है। तो घड़ी के अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस का आपको रेशियो बताना है। तो देखो 4/5 भाग पर बेचने पर, तो यानी मार्क प्राइस अगर 5 रुपये है ना, मार्क प्राइस अगर 5 रुपये है तो वो 4 रुपये में बेच रहा है। ये सेलिंग प्राइस कितना है उसका 4 रुपये है। और जब वो 4 रुपये में बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो इस चीज़ से कि जब 4 रुपये में बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, यानी वो 90 रुपये में बेच रहा है 100 रुपये की चीज़ को। तो 100 के यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आपसे तो पूछा क्या है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही पूछा है। तो यहाँ से सोल्व कर दो, देखो 0 से तो 0 चला गया, ये 9 है, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 9×5 = 45:40। तो रेशियो आ गया यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो तो 9:8। तो ये रेशियो आ गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। एक कार है वो निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल को 14 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ता है। तो कार की आपको बताना है सामान्य स्पीड क्या है, यूजुअल स्पीड क्या होगा। लास्ट क्लास में मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था सारा का सारा, तो एक नया स्टूडेंट है वो देख लेना। बाकी फॉर्मूला क्या होता है कि D = V1 × V2। इनिशियल में स्पीड मान लेता हूँ कि यूजुअल स्पीड है वो V है, और कम कर देता है तो V - 14, ये इतना कम कर देता है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो 14 ही होगा, इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम कितना है 60 मिनट। अब अपन क्या करते हैं यहाँ ओवर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो मिनट दे रखा है 60 मिनट यानी 1 ओवर हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से देखो D आपको दे रखा है ये 280 है, तो ये हो गया 280 × 14 है, ये किसके इक्वल हो गया V - 14। वैसे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन नहीं सोल्व करना, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना है V की वैल्यू पुट करके। जैसे अपन देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे V की वैल्यू 70 लेंगे तो 70 × ये 54 है, और ये क्या होगा इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 28 इसको 14 और 14 × 70, तो यहाँ से 5 और 28 × 56, 56 और 70 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। यहाँ से ये 56 बनेगा यहाँ पे, तो 56 × 77 हो गया, सॉरी 56 × 70 हो गया, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर आप यहाँ से बिना ऑप्शन भी करें ना, तब भी आप इस तरीके से लिख सकते हो और आपको दिख जाएगा कैसे। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, देखो इसमें इसे क्या लिख सकते हैं, 10 को मैं 5 × 2 लिख दूं, इस 5 को तो यहाँ पे गुना कर दूं, 2 को यहाँ पे कर दूं, तो 56 × 70 हो गया। यहाँ पे देखो V की वैल्यू 70 है, 70 में से 14 कम किया तो 56 बन गया, यानी V की वैल्यू ये V है, ये V - 14 है, तो V की वैल्यू क्या है 70 हो गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin² 21। देखो दोनों का सम अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये 1 होगा हमेशा। अगर यहाँ पे कोस भी दे रखा होता ना और दोनों का सम अगर 90 डिग्री बनेगा तब भी क्या बनेगा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा फिर cos² जब इसको चेंज करेंगे ना, cos² 21 डिग्री बन जाएगा, तो sin² + cos² क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन S1 इन हाउ मच % लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन S2। S2 से कितना % कम है S1 में, S2 है तो देखो कितना % कम है, यहाँ से 600 कम है, 600 यानी 60% कम हो गया 1000 का डायरेक्ट। एक निश्चित राशि का 1/2 भाग है, 1/2 है 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि का 2/5 है वो 25% के प्रॉफिट 25% के ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, और शेष राशि है वो 10% ब्याज पर उधार दी जाती है। तो कुल राशि है वो 2 सालों में 360 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो बताना है कुल राशि पहले मतलब जमा कितनी की गई थी, कुल राशि कितनी थी। तो जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन का सवाल आए ना, इसको एग्जाम में आप फ्रैक्शन से कैसे करोगे, देखो यहाँ से जैसे 1/2 डिनोमीटर में दिख रहा ना आपको, उसका मल्टीप्लाई ले लो आप 2 × यहाँ पे डिनोमीटर कितना है 5 है, ये 5 है, आगे कुछ है क्या, कुछ ही नहीं है, तो ये हो गया 10। तो आप क्या मान लो कि टोटल राशि कितनी है 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट है। अब इस 10 यूनिट में से बोला है, देखो अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे बोला ना 1/2 है, तो 10 का 1/2 यानी आधा यानी 5 रुपये, तो 5 रुपये वो 20% के प्रॉफिट पे 20% के ब्याज पे उधार देता है, तो 20% का मतलब 1/4 सॉरी 1/5। तो ये इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका। प्लस फिर 2/5 हिस्से को जो बाकी का बचा हुआ, जैसे 5 हो गया, 5 में से 5 बच गया, 10 में से 5 चला 10, 5 में से 10 को तो दे दिया, बचा कितना 5 रुपये बचा। 5 रुपये में से 2/5 यानी 2 रुपये, तो 2 रुपये हैं वो 25% के ब्याज पे देता है यानी 1/4 पे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्लस
फिर बाकी का बचा हुआ देखो 5 और 2 7 रुपए तो हो गए, अब 3 रुपए बचे, तो 3 रुपए को वो 10% के ब्याज पे यानी 1 रुपए 1/10, ये फ्रैक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 साल का, बोला है 2 साल के लिए दिया है तो 2 साल का ब्याज इतना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 360 रुपए, ये 360 रुपए आपको दे रखी है। तो टोटल यहाँ से सोल्व कर लो, देखो कितना हो गया, ये 1 प्लस 1/2 प्लस ये हो गया 3/10। सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से बनेगा 10, तो 5 और 3 8, 18 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 है, इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये दे रखी है आपको 360। तो देखो यहाँ से 18 दूना 36, तो 36 3.6 हो गया ना ये पूरा का पूरा, सोल्व करेंगे तो ये 3.6 यूनिट की वैल्यू 3.6 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 360, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 100 हो गई। और टोटल आपको बताना है इसका प्रिंसिपल यानी सम कितना था, तो यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो ये हो गया फिर इसका आंसर। अगर आप बेसिक से करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये सवाल, जैसे मैं बता देता हूँ इसको, वैसे टाइम लगेगा इसमें लेकिन बता देता हूँ एक बार, आपको इफेक्ट तो पता चल जाएगी जब हम बेसिक से करते हैं तो कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ से निश्चित राशि हम अक्स मानेंगे, पहले अक्स है, फिर अक्स बटे 2 को, तो अक्स बटे 2 को वो 20% ब्याज पे यानी 1/, वो तो सेम कर देंगे कैलकुलेशन, 1/5 होगी। अब बाकी का बचा कितना, अक्स बटे 2 बचा, इस अक्स बटे 2 का 2/5, इसका 2/5 है वो 25% पे, तो 1/4 ये इतना ब्याज होगा प्लस। अब बाकी का निकालना, शेष राशि निकालनी है, अब इतनी तो हो गई ना, अब शेष राशि कैसे निकालोगे, पहले अक्स थी, अक्स में से 1/2 को पहले वाले पे दे दी तो 1/2 बच गई, इसमें से 2/5 निकाल दिया गया तो 2/5 निकाल दे, बची कितनी 3/5, तो ये निकालना होता है, हमें शेष निकालेंगे ऐसे। और फिर इसको 10% ब्याज पे दिया है यानी 1/10, और ये 2 साल के लिए दिया है इंटू 2 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू हो गई 360। अब इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से अक्स की वैल्यू निकाल लेना, वहीं इसका आंसर आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तब, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन बन जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में क्या होगा कि यहाँ से जब सोल्व करेंगे सब फ्रैक्शन में बनेगा, और फ्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा बनेगी कैलकुलेटिव, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे फिर ज़्यादा सोल्व करोगे, फिर कैलकुलेटिव बनेगा, तो एक सवाल 1.5 से 2 मिनट का बन जाएगा। तो ऐसे कभी मत करना, जब भी यहाँ से फ्रैक्शन दे रखा है ना, ये चीज़ सेम दे रखी होगी, परसेंटेज में भी दे रखा होगा इस सवाल का, तो यहाँ से 1/2 दे दिया, 2/5 दे दिया, तो टोटल जो मानो ना आप, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके जो संख्या दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करके मान लेना, तो 5 इंटू 2 है। अगर यहाँ पे जैसा शेष का भी बोला था ना, और भी बोला होता ना 3/5, तो मैं 5 और ले लेता यहाँ से, तो 2 इंटू 5 मान लेता, तो ऐसे मानते हैं अपन, ठीक है। तो इससे कैलकुलेशन इजी बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखो फिर से एवरेज का सवाल हो गया, बिना पेन करना आपको। 15 व्यक्तियों का एवरेज है वो 30 kg है, यानी सबके पास 30-30 रुपए हैं। एक नया व्यक्ति आया जिसके पास 78 रुपए हैं, अब वो क्या है 16 व्यक्तियों का एवरेज बताना नहीं है, 16 व्यक्तियों, तो देखो 30 रुपए से वो ज्यादा कितना लेके आ गया, वो 48 रुपए ज्यादा लेके आ गया, तो जो 48 रुपए है ना वो 15 और एक एक्स्ट्रा वो खुद हैं, तो 16 में बढ़ जाएंगे, यानी सब में 3-3 रुपए और बढ़ जाएंगे। पहले सबके पास 30-30 रुपए थे, अब 3-3 रुपए और बढ़ गए, 33 रुपए हो गए, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, 3500 में 2 घड़ियां खरीदता है, और एक घड़ी को 25% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% के लॉस पे, और टोटल उसको 0 मतलब ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और तो बताना इसका कॉस्ट प्राइस बताना प्रत्येक घड़ी का। तो यहाँ से एलिगेशन का सवाल बन गया कि 25 पहले वाले पार्ट को, तो देखो पहले वाली घड़ी को 25% के प्रॉफिट पे, दूसरी वाली घड़ी को 10% के लॉस पे, तो ये हो गया। ओवरऑल उसको कुछ भी नहीं होता है, यहाँ से ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी 0। तो ये जो रेशियो आएगा ना कॉस्ट प्राइस और इसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। तो 25 माइनस 0 करोगे तो 25, 0 माइनस 10 करोगे तो 10, तो रेशियो आ गया 5 दूनी 10 और 55 25। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 2:5। टोटल कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 5 और 2 यानी 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 3500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 500। पूछा क्या है आपसे, दोनों का पूछा है, तो ये तो क्या हो गई 1000 रुपए की होगी, और ये क्या होगी 2500 रुपए की होगी। नेक्स्ट देखो 11 से डिविजिबल है तो b माइनस ए बताना है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम दोनों का डिफरेंस करे, या तो वो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो देखो 5 और 7 12 प्लस b है ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, माइनस इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम a + 2 होगा। ये या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा, 11 22 33 44 इस तरीके से। तो आपको तो b माइनस ए पूछा है, देखो b माइनस ए पूछा है तो b माइनस ए को तो बाहर निकाल दो, बाकी का बचा क्या यहाँ से 12 माइनस 2 यानी 10। ये किसके इक्वल होगा, अगर हम यहाँ से 0 के इक्वल करें तो ये तो क्या बनेगा -10 बनेगा, वो तो नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे फिर 11 पुट करेंगे, तो 11 पुट करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा 11 माइनस 10 करोगे तो b माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो ये मल्टीपल होगा, ठीक है, ये 11 का मल्टीपल होगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से, अगर आप यहाँ से 22 भी लेते हैं ना यहाँ से, तब क्या बनता है यहाँ से 10 यहाँ से बच जाता आपके पास 12 बचता, लेकिन 12 तो नहीं बच सकता रिमाइंडर यहाँ से,
ठीक है इनका, क्योंकि फिर वो 11 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो एक ही बचेगा ना, आंसर तो एक ही आएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से 22 नहीं लेंगे, 11 ही लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखो यहाँ से, फिर से देखो यहाँ से DI का सवाल है। बोला क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच ए की टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच ए फॉर द ईयर्स 2018 के लिए। तो 2018 के लिए ए ब्रांच में तो कितने हैं, 14 हैं। द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी, तो ब्रांच सी में फॉर द ईयर 2020 के लिए, तो 2020 के लिए कौन सा है, ये वाला है 70। इसका रेशियो बताना है, तो 14 और 70 का रेशियो क्या होगा, 1:5 होगा। पी और क्यू इनका रेशियो दे रखा है, PRS पूछा है। देखो पी और क्यू का रेशियो दे दिया आपको 2:3, क्यू और आर का रेशियो दे दिया आपको 4:5, तो इस तरीके से लिख दो। और आर और एस का रेशियो दे दिया 2:1। और पूछा क्या है आपसे, PRS पूछ ले या PQRS का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। करना क्या है आपको, देखो यहाँ से ये ट्रिक है कि जैसे ये 3 है ना, तो 3 के बाद में जो भी गेप है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये 3 लिख दो। जैसे ये 4 है तो 4 के पहले ये वाला 4, इसके बाद में ये 5, इसके पहले वाले कुछ ही नहीं है, तो ये 2 लिखते जाओ यहाँ से, ये होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहाँ से 5 तिया 15 दूना 30, और यहाँ से 15। तो ये रेशियो आ गया। आप कुछ भी पूछ ले यहाँ से पूछ ले, P/S पूछ ले तो 16:15 हो जाएगा। PRS पूछा है तो 16, 30 और यहाँ से 15 हो गया। K+1/K+2 = 0 है, 2 है उधर जाएगा तो -2 बनेगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब K की वैल्यू -1 होगी। तो K की वैल्यू अगर -1 होगी तो यहाँ से देखो K की पावर -17 क्या होगा, ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा, तो -2 ही आएगा आंसर। एक सर्किल की सर्कमफेरेंस पर एक जीवा AB द्वारा अंतरित कोण है वो 90 डिग्री है। लास्ट सवाल में, लास्ट शिफ्ट में भी आया था ये सवाल। यदि जीवा AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। उसमें उल्टा पूछा था लास्ट क्लास में, आपसे बोल दिया था कि रेडियस आपको दे रखी थी उसकी, ठीक है, और आपसे पूछा गया था डायमीटर पूछा था यहाँ से। तो ये क्या होगा, देखो इस तरीके से ही है कि ये जो जीवा होगी, जीवा को यहाँ से, ये जो जीवा है ये 90 डिग्री बना रही है, यानी जीवा और या डायमीटर बोल सकते हो, तो डायमीटर ही बनना था यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो ये डायमीटर है, ये जो जीवा है ना यही डायमीटर है, यही व्यास है। तो आपको डायमीटर की लेंथ 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, आधी होगी, तो ये 8 हो गया आंसर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, तो यहाँ से थोड़ा सा ठीक से करना होगा हमें। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी इजी रहता है, बोर्ड मास रूल हम लगाते हैं। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, प्लस को एज इट इज रखते हैं। देखो 1/2 है तो 1/2 है, प्लस को एज इट इज रख दो। अब यहाँ से डिवाइड को सोल्व कर लो, तो देखो 4 से तो 4 कट जाएगा, ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 3, प्लस यहाँ से फिर से डिवाइड बन रहा है तो 2 से काटेंगे तो ये तो 2 बनेगा, यहाँ से ये बन गया 3/2, ये प्लस का प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो मल्टीप्लाई है डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा 2 से कट जाएगा, ये बन गया, तो 3/8 हो गया। यहाँ से माइनस है तो माइनस को एज इट इज, यहाँ से भाग है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो भाग को सोल्व करेंगे, तो 1/2 भाग 3/4 है, तो क्रॉस होगा, ये उल्टा हो जाएगा इंटू करके, तो 4/3 होगा। तो देखो 4 से तो 4 कट गया, और यहाँ से बन गया -1/6, ये बनेगा। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 8 बन गया, सॉरी 4 बन गया, तो 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ से बनेगा 2 + 12 + 6 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 24 बन गया, ठीक है। तो 8 या 24 यानी 9 माइनस 6 चौका 24, ये बन गया। सोल्व कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 12 और 2 14, 6 20 और 21 डिवाइडेड बाई 4, और नीचे बनेगा यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई 24, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो बन गया 21/4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 24, तो ये बन गया 126 डिवाइडेड बाई 5। लास्ट सवाल देखो, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% है वो बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। तो दो संख्या में मान लेता हूं कि a है और एक b है। a छोटी संख्या है, b बड़ी संख्या है, तो a का 20% यानी 1/5 ये बराबर है 20% बराबर है बड़ी संख्या के 14% के। तो b बड़ी संख्या है तो b का 14% यानी कितना हो गया 7/50। मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। नहीं आप क्या लिखोगे, यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, फिर वापस से काटोगे तो काटने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो ये चीज तो माइंड में ही कर लो ना, 7/50 होगा काटने पर, तो फिर जो कट रहा है ना उसको काट देंगे बाद में। तो ये हो गया, यहाँ से रेशियो निकाल दे a और b का। तो a और b का रेशियो क्या हो गया, देखो यहाँ से 5 से तो काट देंगे, इधर कट जाएगा तो 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 7:10 इसका रेशियो आ गया a और b का। टोटल सम आपको दे रखा है इन दोनों का, वो कितना है 8,900
42। पूछा क्या है, बड़ी संख्या क्या है, यानी b की वैल्यू पूछा है, तो 7:10 में डिवाइड कर दो। तो 7 + 10 यानी 17 यूनिट की वैल्यू इतनी है, और 10 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, ये b की वैल्यू आ जाएगी। 17 से डिवाइड कर दो, 17×85, और यहाँ से 2 17 दूना 34 और 17 × 102, आंसर आ गया 5260। क्लियर है? तो इस तरीके से हम करेंगे। आपको एग्जाम में थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड को ज़्यादा रखना है, जो चीज़ें करनी है ना माइंड में ज़्यादा करनी है। ज़्यादा पेन लगाओगे तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। तो कोशिश करना जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो ना उतनी करना, तभी आपका टाइम में क्वेश्चन हो पाएगा। नहीं तो आपका सर्वर भी अगर डाउन मिल गया ना, कि क्वेश्चन को आप क्लिक कर रहे हो, फिर वो 4 सेकंड 5 सेकंड में हैंग होकर फिर खुल रहा है, तब तो आपके जो 25 क्वेश्चन है ना वो आपके 35 से 40 मिनट में भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को और अपनी स्पीड को इतना बना के रखो कि इन 25 सवालों को आप अभी मॉक टेस्ट में 15 मिनट में कर पाओ। तो जब आप 15 मिनट में करोगे ना, तब आपके एग्जाम में ये सवाल है ना 20 मिनट में होंगे। अगर कोई स्टूडेंट इन 25 सवालों को अभी भी 25 मिनट या 30 मिनट में ले रहा है ना, तो वहां पे तो आपके एग्जाम में छूटेंगे ये सवाल। और यहाँ पे मैं यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपको स्पीड कैसे बनानी है अपने पेपर में। ठीक है, स्पीड मायने रखेगी, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।